तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो समय से परे है। ये कहानी सिर्फ किसी राजा रानी की नहीं है, बल्कि ये हम सब के अंदर की कमजोरी, सच्ची वफादारी और जब कोई बिल्कुल टूट जाता है तो वहां से वापस उठ खड़े होने के मुश्किल सफर की कहानी है। और यही बात, यही सोच इस कहानी का दिल है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल परफेक्ट दुनिया से। एक ऐसी दुनिया जहां दो लोग थे जिनके पास, कह सकते हैं, सब कुछ था। एक तरफ थे सूर्यकोट के राजकुमार आर्यवीर, पराक्रमी, न्यायप्रिय और युद्ध कला में माहिर, और दूसरी तरफ थी अमरगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता, जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जानी जाती थीं। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। इन दोनों का विवाह बिल्कुल किसी कहानी जैसा था, एक ऐसा अटूट बंधन जिसने एक परफेक्ट परिवार बनाया और एक सुनहरा भविष्य भी तय किया। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, किस्मत को बदलते देर नहीं लगती। तो अब देखते हैं कि ये जो बिल्कुल परफेक्ट दुनिया थी उसमें दरारें पड़नी कैसे शुरू होती हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे जुनून से जो पहली नज़र में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। देखिए, आर्यवीर शतरंज के माहिर खिलाड़ी थे, एक ऐसा खेल जिसमें रणनीति और दिमाग लगता है। लेकिन उनकी यही खूबी, यही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। एक ऐसा घमंड जो हार को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। और फिर दरबार में एंट्री होती है शल्यकेतु की। दोस्ती का मुखौटा पहने हुए उसने राजा के इसी घमंड को, इसी कमजोरी को पहचान लिया। और फिर धीरे धीरे, बड़ी चालाकी से वो राजा को वापस शतरंज की बिसात पर खींच लाया। और ये जो पतन की कहानी है ना, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, जो चीज़ एक मनोरंजन के तौर पर शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे मजबूरी बन गई। शल्यकेतु ने बड़ी चालाकी से आर्यवीर के घमंड को हवा दी। हर हार के बाद दांव बढ़ाता गया और राजा उस जाल में फंसते चले गए। और ये जुनून कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ दांव पर लग जाता है। हारे हुए को वापस पाने की एक आखिरी, बिल्कुल बेताब कोशिश में आर्यवीर अपना सब कुछ जुए में लगा देते हैं। कीमती गहने, शाही घोड़े, हाथी, खजाना, यहाँ तक कि पूरा का पूरा सूर्यकोट राज्य। आखिर में वो एक ऐसे राजा बन जाते हैं जिनके पास कोई राज्य ही नहीं था। और अब आता है कहानी का वो पल जो शायद सबसे ज्यादा दहला देने वाला है। जब राजा के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचता, तो शल्यकेतु वो भयानक सुझाव देता है, और इसी के साथ आर्यवीर की हार और उनका अपमान पूरा हो जाता है। तो देखिए, एक तरफ वो चीजें थीं जो उन्होंने खो दी, सिंहासन, धन दौलत, सेना, सम्मान। पर दूसरी तरफ वो था जो उनके पास बचा था, सिर्फ शर्म, अपराध बोध और वनवास। असल नुकसान दौलत का नहीं, बल्कि आत्मा का हुआ था। शर्म और ग्लानि में डूबे आर्यवीर निराशा में एक आखिरी गलत फैसला लेते हैं। वो अपनी वफादार पत्नी चंद्रकांता को सोते हुए एक घने जंगल में अकेला छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि शायद इसी तरह वो उसे अपने बुरे भाग्य से बचा लेंगे। और इस एक घटना के बाद दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। दोनों ही एक मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन दोनों का सफर एक दूसरे से बहुत अलग था। चंद्रकांता का सफर तो बस जिंदा रहने की एक जंग थी। सोचिए, जब उनकी आंख खुलती है तो वो बिल्कुल अकेली हैं। जंगल में भटकना, भूख का सामना करना, जंगली हाथियों के झुंड से बचना, उन पर अपशकुनी होने का झूठा इल्जाम भी लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद अपने पति पर उनका भरोसा कभी कम नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ आर्यवीर का सफर था प्रायश्चित का। वो बिना किसी मंजिल के भटकते रहे, बस अपने किए पर पछताते हुए। उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली, एक मामूली घुड़साल में काम करने लगे। लेकिन घोड़ों को समझने का उनका जो हुनर था वो छुपा नहीं, और इसी हुनर की वजह से वो राजा ऋतुपाल के निजी सारथी बन गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि ये जो दुख और विनम्रता थी वो उन्हें अंदर से एक नया इंसान बना रही थी। कई साल गुजर जाते हैं। चंद्रकांता अब अपने पिता के राज्य में सुरक्षित हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है और वो एक बहुत ही शानदार योजना बनाती हैं। उनकी चाल बहुत ही चतुर थी। उन्होंने एक नकली स्वयंवर का ऐलान करवाया। वो जानती थीं कि इस बहाने दूर दूर के राजा जरूर आएंगे, और उन्हें उम्मीद थी कि राजा ऋतुपाल भी आएंगे और अपने उस खास सारथी को भी साथ लाएंगे। लेकिन सवाल ये था कि इतने सालों बाद, इतनी मुश्किलें झेलने के बाद, एक पिता अपने ही बच्चों को कैसे पहचानेगा? जब वो सारथी महल में पहुंचता है
तो चंद्रकांता को पक्का सबूत चाहिए था, और यहीं से कहानी की सबसे भावुक परीक्षा शुरू होती है। और फिर वो आखिरी परीक्षा होती है। उनके दोनों बेटों को उस रहस्यमयी सारथी से मिलने भेजा जाता है, और जैसे ही आर्यवीर अपने बच्चों को देखते हैं, सालों से खड़ी शर्म की वो दीवार एक पल में ढह जाती है। एक पिता का प्यार भेष के सारे पर्दों को चीरकर आंसुओं के सैलाब में बाहर आ जाता है। पहचान हो जाती है। तो अब परिवार फिर से एक हो चुका है। आर्यवीर का खोया हुआ आत्मसम्मान वापस आ गया है, और अब वो सब कुछ वापस हासिल करने के लिए निकलते हैं जो उन्होंने खो दिया था। लेकिन इस बार तरीका बहुत अलग होने वाला था। वो शल्यकेतु को एक आखिरी मुकाबले के लिए ललकारते हैं। लेकिन इस बार बिसात पर दो अलग अलग इंसान थे। एक तरफ थे आर्यवीर, जो अब उद्धार के लिए खेल रहे थे। विनम्रता और अनुभव उनकी ताकत थी। और दूसरी तरफ था शल्यकेतु, जो लालच के लिए खेल रहा था, जिसका घमंड और धोखा ही उसका सहारा था। और नतीजा? आर्यवीर जीत जाते हैं। वो उसी शतरंज के खेल से अपना राज्य वापस हासिल करते हैं जिसने उन्हें बर्बाद किया था। और शल्यकेतु को सजा भी बड़ी अनोखी देते हैं। उसे मौत नहीं देते, बल्कि उसका सारा मान सम्मान छीन लेते हैं, ताकि वो जिंदगी भर अपने किए के बोझ के साथ जिए। ये उनकी नई बुद्धिमानी का सबूत था। तो आखिर में यह कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं होता, वो तो हमारे अंदर ही छिपा होता है, हमारी अपनी कमजोरियों के रूप में। सबसे जरूरी जंग सिंहासन या दौलत के लिए नहीं, बल्कि खुद की इन्हीं कमजोरियों के खिलाफ लड़ी जाती है।